हेड डालिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल सुनिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या? आराम से ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन तो जरूर इसमें से इससे रिलेटेड तो जरूर पूछा जाता है आपसे। क्लियर? ये एक तरीके का रिप्रोडक्टिव साइकिल है। कैसा साइकिल है बताइए? एक तरीके का रिप्रोडक्टिव साइकिल है। रिप्रोडक्टिव साइकिल का मतलब क्या है कि हर महीने चलने वाली साइकिल। क्लियर? और जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है किसी भी फीमेल प्राइमेट्स की। किसकी? मैमल्स को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक प्राइमेट और एक नॉन प्राइमेट। क्लियर? तो प्राइमेट जितने भी हैं हमारे पास फीमेल प्राइमेट, उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं। क्लियर? तो लिखेंगे हमारे पास इट इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल, इट इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल it is a reproductive cycle which is characterized by appearance of vaginal bleeding, characterized by appearance of vaginal bleeding at a specific interval of time, at a specific interval of time, specific interval of time. क्लियर? क्या बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में? ये एक तरीके की कैसी साइकिल है बताइए? ये एक तरीके की कैसी साइकिल है? रिप्रोडक्टिव साइकिल है। क्लियर? दूसरा पॉइंट बताइए, क्या बताया? कैरेक्टराइज्ड बाय किसके द्वारा बताइए? वजाइनल ब्लीडिंग। एट स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, एट ए स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? हर एक क्या होता है हमारे पास स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के जगह पे आप 28 डेज लिख सकते हैं। क्लियर? कितने दिन पे? दैट इज कितने दिन पे? 28 डेज, 28 दिन पे आती है। ये क्या है बताइए? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑल फीमेल प्राइमेट, सभी फीमेल प्राइमेट्स की ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल फीमेल प्राइमेट। फीमेल प्राइमेट में हमारे पास प्राइमेट में कौन कौन से आएंगे बताइए? एप, ह्यूमन बींग्स, मंकी, ठीक है। बाकी इनसे मिलते जुलते कई सारे ऐसे मैमल्स हैं जिसको आप देखेंगे उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलते। क्लियर? नोट डाल करके पॉइंट लिखेंगे, रिमार्क डाल करके। मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड एक साइकिल है स्ट्रेस साइकिल। ठीक है? स्ट्रेस साइकिल बताएंगे कौन किसे कहते हैं? स्ट्रेस साइकिल किसे कहते हैं? स्ट्रेस। सुन रहे हैं? स्ट्रेस का मतलब अब कहीं पे आपको दिखे तो समझ जाइए हीट। स्ट्रेस का मतलब क्या समझते हैं आप? हीट। और स्ट्रेस साइकिल एक तरीके की सेक्सुअल हीट होती है। कैसी हीट होती है? हमारा ताल्लुकात किससे है? हीट से नहीं। किससे है बताइए? सेक्सुअल हीट से है। क्लियर? पता क्या है कि एक तरीके की ये भी रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जो कि नॉन प्राइमेट में होती है। जितने भी हमारे पास मैमल्स हैं, और मैमल्स में भी कौन से? नॉन प्राइमेट्स मैमल्स के अंदर पाई जाती है स्ट्रेस साइकिल। ये एक तरीके की हीटिंग साइकिल होती है। ये क्या होता है कि हमेशा सभी में नहीं पाया जाएगा, जितने भी नॉन प्राइमेट्स लोग होंगे उनमें, जैसे हो गया हाथी, हो गया घोड़ा, हो गया ये सारी चीजें। क्लियर? इनमें क्या होती है कि बीच बीच में जैसे गाय, भैंस, ये भी ये क्या है हमारे पास? नॉन प्राइमेट्स है। क्लियर?
तो इनमें क्या होता है, एक हीटिंग साइकिल चलती है और हर महीने नहीं चलती, ये भी बात याद रखना है। क्लियर? एक पर्टिकुलर क्या आता है, समय आता है, सबका एक स्पेसिफिक टाइम आता है जिस दौरान इनके बॉडी के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल हीट होती है, और उस दौरान क्या करता है, इनका जो सेक्सुअल डिजायर होता है वो बढ़ जाता है। क्लियर? और इनके दौरान क्या होता है, हमारे पास जितने भी नॉन प्राइमेट्स हैं ये इन्हीं के दौरान क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो लिखेंगे हमारे पास स्टर साइकिल क्या होता है बताइए, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फीमेल नॉन प्राइमेट्स की। क्लियर? ये एक तरीके की ऐसी हीटिंग साइकिल है जिसको हम सेक्सुअल हीट बोलते हैं। अब सेक्सुअल हीट जब बढ़ता है हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, गाय भैंस इन सब के अंदर, तो इनके सेक्सुअल डिजायर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर? एग्जाम्पल में नॉन प्राइमेट्स में लिख लीजिएगा, बफेलो वगैरह डब सब डाल दो। आगे बढ़ते हैं, अब सुन ध्यान से। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल पे फिर से आते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होती है बताइए, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी एज, बोली बात सही है, 9 to 13 ईयर लिख लीजिएगा। कितना ईयर, 9 to 13 ईयर। इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम मिनार्स बोलते हैं। क्लियर? दूसरा स्टॉपिंग, या फिर आपके एनसीईआरटी ने सीजिंग लिखा है, ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर। बोली बात सही है? इसको क्या लिखा है इन्होंने, मेनोपॉज लिखा है। क्लियर? समझाई बात? और इन दोनों के बीच के पीरियड को क्या बोलेंगे, इन दोनों के बीच के पीरियड को क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव पीरियड। क्लियर? जल्दी करिए। हो गया, आगे बढ़े, सुन देते हेडिंग डालते हैं हमारे पास, फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब तो जैसे हमने कहा कि अगर किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं, जैसे कार्डियक साइकिल कभी जिंदगी में आपको पढ़ाया था, तो वो साइकिल जहां से स्टार्ट होती है अगर वहीं पे खत्म होती है उसी को हम कंप्लीट साइकिल बोलते थे। बोले बात सही है? सेम ऐसे ही हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एक तरीके की ऐसी साइकिल है कि उसका कोई ना कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और खत्म भी उसी पॉइंट पे होता होगा। क्लियर? उसी को हम क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारे पास 4 फेजेस होते हैं। टोटल कितने फेजेस होते हैं,
4 फेजेस होते हैं। पहला फेज आता है हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज। पहला फेज क्या होता है हमारे पास? मेंस्ट्रुअल फेज। क्लियर? दूसरी फेज की अगर बात करेंगे तो इनको हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। दूसरे फेज की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? प्रोलिफरेटिव फेज। अगर तीसरे फेज की बात करेंगे तो ओव्यूलेटरी फेज। तीसरे फेज की बात करेंगे तो कौन सी? ओव्यूलेटरी फेज। और चौथे फेज की अगर बात करेंगे तो हम ल्यूटियल फेज। यानी ये बेसिकली क्या होता है कि 4 फेजेस इनके अंदर पाए जाते हैं। क्लियर? अब हमें साइकिल को समझना है, तो ध्यान से देखिएगा साइकिल। ये हमने कोई एक साइकिल बनाया, चलो साइकिल की तरह लग रहा है, सर्कल मान लेते हैं, ठीक है। अब सुन लीजिए, ये हमने एक साइकिल बनाया। अब बात करते हैं हमारे पास इनके 4 फेजेस हमें बतानी है। कितने दिन की होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल बताइए? 28 डेज की। बोले बात सही है? 28 दिन की होती है, तो ये साइकिल कितने दिन की होगी? 28 दिन की। हम ज्यादा लेबलिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ बातें बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर इनको हम क्या लिख दें? 7 कर दें। यहाँ पे हम इनको क्या कर दें? 21 कर दें। क्लियर? ज्यादा लेबलिंग नहीं भी करना। हम बेसिकली 4 फेजेस में इनको डिवाइड करना चाह रहे हैं। कितने फेजेस में? 4 फेजेस में डिवाइड करना चाह रहे हैं। पहला फेज हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ये यहां से लेकर के यहां तक, यहां तक। इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। इसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि 3 to 5 डेज का होता है। कितने दिन का होता है? 3 to 5 डेज का होता है। क्लियर? अब बात आती है मेंस्ट्रुअल फेज के बाद जो फेज स्टार्ट होती है, जो फेजेस स्टार्ट हो रही है यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक। क्लियर? इनको हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज। एक फेज हमारे पास यहां पे आता है। क्लियर? एक फेज हमारे पास यहां पे आता है। क्लियर? इनको हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। इनको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेटरी फेज। अब यहां से जो भी जाएगा क्रॉस हो रहा है, इनके बाद चलिए यही कलर कर दे रहे हैं, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज। देख के लगता नहीं आपको ल्यूटियल फेज कितने दिन का होगा? कितने दिन का? 14 डेज का। यानी एक बात इंपॉर्टेंट डाल करके याद रख लीजिएगा, सारे के सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के जितने भी फेज होते हैं वो थोड़े बहुत वेरिएबल हो सकते हैं, बट ल्यूटियल फेज हमेशा नॉन वेरिएबल है। क्लियर? क्यों? 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ध्यान सुनते हैं। 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दनादन क्वेश्चन को पीवाईक्यू हम सॉल्व करते हैं। ध्यान सुने। पहला क्वेश्चन 2009 का है, क्लियर, एम्स का। उसमें पूछा गया था, एक फीमेल महिला है, महिला ही तो फीमेल होगी, क्लियर, एक महिला है, ठीक है, उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हो रही है वो 32 डेज का हो रहा है। कितने दिन का हो रहा है? 32 डेज का हो रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज कितने दिन का होगा? मतलब ओव्यूलेटरी फेज का दिन कौन सा होगा? आपको 32 माइनस क्या करना है? 14। ये कांस्टेंट है, ठीक है। किस दिन पे आएगा? 18 डेज पे। यही तो बातें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा ये मत याद रखिए, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एनसीईआरटी ने लिखा है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर मिड डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, सभी के अंदर नहीं।
क्लियर? हम सभी के लिए कॉमन के लिए अगर पढ़ाना चाहेंगे, अभी तो हम ह्यूमन बींग्स की पढ़ा रहे हैं, अगर सभी के कॉमन की बात करेंगे तो हर एक का मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है अलग अलग होता है, ठीक है? किसी का 32 डेज होता है। ह्यूमन बींग्स की ही हम बात कर लें, ठीक है? ह्यूमन बींग्स में जरूरी नहीं है हमने बताने के तरीके के रिप्रोडक्टिव साइकिल है, हम एवरेज बता रहे हैं। आपके एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर यूजुअली 28 डेज, ठीक है? जरूरी कसम नहीं खाई है कि 28 डेज पे ही चलनी है, समझ आ रही बात है? यूजुअली का मतलब होता है कि इन जनरल अगर हम केस देखते हैं, नॉर्मल एवरेज कंडीशन की बात करते हैं तो 28 डेज मानते हैं। कोई कसम नहीं खाया है कि 28 डेज पे नहीं आएगा तो एबनॉर्मल होगा, ठीक है? अगर किसी का मेंस्ट्रुअल पीरियड अगर साइकिल अगर 26 डेज पे कंप्लीट हो जा रहा है, क्या वो एबनॉर्मल है? नहीं भाई, एबनॉर्मल नहीं है। 30 डेज पे आ रहा है, क्या एबनॉर्मल है? नहीं एबनॉर्मल है। ऐसा कभी आपने देखा है क्या? मेंस्ट्रुअल पीरियड अगर 2-3-4 दिन लेट हुआ तो पागल हो जाते हैं इंसान? नहीं होते भाई, समझ आ रही बात? कोई इफेक्ट नहीं होता उससे। रिप्रोडक्टिव साइकिल है, अपने हिसाब से आएगा, वो कई बातों पे डिपेंड करता है। जब तक वो फुलफिल नहीं हो जाता टर्म्स एंड कंडीशन, तब तक वो नहीं आएगा। समझ आ रही मेरी बात? तो हमने ये कहा कि अगर किसी भी महिला के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है वो कितने दिन की है? 32 डेज की है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ओव्यूलेशन डे, ओव्यूलेटरी डे कौन सा होगा? 18 डेज। चलिए बताइए, अगर किसी भी महिला का 26 डेज पे अगर कंप्लीट हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओव्यूलेटरी फेज। 26 डेज पे हो रहा है तो कितने पे आएगा? 12 डेज। बहुत समझदार हो गए आप लोग, क्लियर? कर ले जाएंगे। ऐसे 4 क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू में मिलेंगे। 32 डेज वाला मिलेगा, 30 डेज वाला मिलेगा और 26 डेज वाला मिलेगा, ठीक है? पीवाई का क्यू सॉल्व करेंगे ना, हाँ, और वो भी स्टेट पीएमटी में मिलेंगे, एआईपीएमटी में नहीं, क्लियर? दूसरा पॉइंट, अब बात आती है, ध्यान सुनते रहते हैं। अगर हम इस फेज की बात कर रहे हैं, ये चारों के चारों हमारे पास फेज है। अब हमने ये कहा कि हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज को हम ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज को क्या बोलते हैं हम? ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। अब ध्यान से सुनते रहिएगा बातों को। मेंस्ट्रुअल फेज को हम कैसे फेज बोलते हैं? ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिखाई ही तब देता है जब ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। जब किसी भी महिला के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो समझ जाइए मेंस्ट्रुअल फेज चल रहे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग है, मेंस्ट्रुअल फेज अलग बात है, दोनों को एक साथ नहीं जोड़ना, समझ आई बात? स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की यहां से नहीं, स्टार्ट होती है यहां से, बट आपके एनसीईआरटी ने पढ़ाया कहां से है? यहां से, ठीक है? पढ़ाया कहां से है? ठीक है, ये सीरियल है हमारे पास, सीरीज में पढ़ाया गया है, ठीक है? ये 4 फेजेस, बट अपने को पढ़ना कहां से है? प्रोलिफरेटिव फेज, क्लियर? शुरुआत की पहले इतिहास की कहानियां याद रखेंगे, तभी भविष्य में पता चलेगा ना क्या हो रहा है। क्योंकि हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज जब भी चलता है, हमें कब पता चलता है? जब ब्लीड आना स्टार्ट होता है, ब्लीडिंग आना स्टार्ट होता है तब, बट उससे उसके पीछे की कहानी हमें नहीं पता ना, तो हमें पहले इतिहास देखना है कैसे कैसे हुआ, क्लियर? तो ध्यान से देखें, स्टार्ट करते हैं प्रोलिफरेटिव फेज से। कहां से स्टार्ट करना है? प्रोलिफरेटिव फेज से स्टार्ट करना है। तो पहला स्टार्ट होता है हमारे पास, इसको हम प्रोलिफरेटिव क्यों कहते हैं, क्लियर? सबसे पहला पॉइंट आता है, ये ओव्यूलेटरी फेज से पहले आ रहा है, इसलिए इनका नाम, इनका दूसरा नाम प्री ओव्यूलेटरी फेज। इनको क्या बोला हमने? प्री ओव्यूलेटरी फेज बोला, क्लियर? क्यों? क्योंकि ओव्यूलेशन से पहले आ रही है, ठीक है? इस फेज की सबसे खास बात क्या होती है कि इस लेवल पर, यहाँ पर हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन का लेवल और हमारे पास किसका? एलएच का लेवल, ठीक है, बहुत ही हाई होता है। ध्यान सुनते हैं, इनको हम एस्ट्रोजेनिक फेज भी बोलते हैं। कैसी फेज बोलिए? एस्ट्रोजेनिक फेज भी बोलते हैं, सॉरी, ठीक है, हाँ, एस्ट्रोजेनिक फेज। क्यों बोला है? क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल का हार्मोन क्या होता है? हमेशा हाई रहता है, क्लियर? एलएच और एफएसएच में किसका हाई होगा? एफएसएच का होगा, ठीक है? इसलिए इनको हम बोलते हैं, इनको एक नाम से और बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं। सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे, ध्यान समझिए। हमने ये कहा कि प्री ओव्यूलेटरी क्यों बोला? क्योंकि ओव्यूलेशन से पहले आ रही है। एस्ट्रोजन क्यों बोला? क्योंकि एस्ट्रोजन के हार्मोन का लेवल हाई होता है। फॉलिकुलर क्यों बोला? क्योंकि एफएसएच का लेवल हाई होता है, और फॉलिकल्स का अगर फॉर्मेशन हो रहा है, ग्रेफियन फॉलिकल्स जो बनेगा, ये यही फेज में बनता है,
क्लियर। यूजुअली ये कितने दिन की होती है ये आपसे पूछा जा सकता है। ये लगभग क्या होता है 8 to 12 डेज के आसपास हो सकती है। कितने दिन की होती है? 8 to 12 डेज के आसपास होती है। ये वेरिएबल है ना, जितने वेरिएबल है वो मैंने लिख दिया, ठीक है। ये वेरिएबल ये तो एक दिन का ही होता है। कितने दिन का होता है ये बताइए? एक दिन का होता है सिर्फ और सिर्फ। क्लियर। अब बात आती है हमारे पास, अगर ये वेरी कर गए तो ये अपने आप वेरी कर जाएगा। बोली बात सही है? समझ आ रही बात? दूसरा पॉइंट, यहां पर अगर 3 बातें पूछा जाए आपसे तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले इसको डिफाइन करिए, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज का मतलब हमने क्या समझा? यहाँ पे एफएसएच का लेवल हाई है, एफएसएच का लेवल हाई है तो फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स, यानी हमारे पास यहाँ पे एफएसएच का लेवल बहुत ही हाई है, और अगर ये हाई हुआ तो ये क्या कराएगा? फॉर्मेशन ऑफ क्या बताइए? फॉलिकल्स। जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ये बनता रहता है। क्लियर। जब मैच्योर ग्रेफेन फॉलिकल होगा तो कहां पे रिलीज हो जाएगा? सेकेंडरी ओसाइट, ओवुलेटरी फेज में। समझ बात? दूसरा पॉइंट क्या बोला? एस्ट्रोजन का लेवल क्या है इनका? हाई है। क्लियर। जब एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है तो उस दौरान हमारे पास इंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है वो प्रोलिफरेट होती है। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन होना। क्या होना? डेवलपमेंट होना। क्लियर। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन का भी हार्मोन का लेवल जो होता है, एस्ट्रोजन का जो लेवल का हार्मोन है वो क्या है? हाई है। इसकी वजह से क्या होगा बताइए? फॉर्मेशन होता है, और फॉर्मेशन का मतलब हम क्या समझते हैं? प्रोलिफरेशन। ठीक है। ऑफ किसका? इंडोमेट्रियम वॉल, इंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस। समझ बात? फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज क्या है? इस दौरान क्या होता है हमारे पास? एलएच का लेवल हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल हमारे पास बहुत ही पीक पे होता है, सबसे ज्यादा। क्या बोला? सबसे ज्यादा, यानी हाईएस्ट पीक रीजन पे होता है। यहां पर एलएच का जो हार्मोन का लेवल है बहुत ही ज्यादा होता है। इसी को हम हार्मोन्स ऑफ ओवुलेशन बोलते हैं। एलएच को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, हार्मोन्स ऑफ ओवुलेशन किसे कहते हैं? एलएच। ठीक है। यानी ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का लेवल बहुत ही ज्यादा होता है। क्लियर। अब जब ओवुलेटरी फेज आया तो क्या हुए? रिलीज क्या होगा बताइए? रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट। भूलना नहीं है, ओवम मत बोलिएगा, ठीक है। समझ आई बात? ओवम नहीं बोलना। तो यहाँ पे रिलीज क्या हो रहा है? सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट रिलीज जब हुआ इसके बाद क्या आएगा हमारे पास? ग्रेफिन फॉलिकल्स बनेंगे, और ग्रेफिन फॉलिकल्स जो बन गया, जो कुछ परसिस्ट कर जाते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है। अब कार्पस ल्यूटियम में जब बना तो ये अब इस फेज में आ गया कि नहीं? यानी यहाँ पे अब क्या बन गया? कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। बोली बात सही है? कार्पस ल्यूटियम किस में बना? ल्यूटियल फेज में, इसीलिए इनको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। क्लियर। इनको हम क्या बोलते हैं? हमारे पास एलएच लेवल हार्मोन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसको हम प्रोजेस्टेरोजेनिक फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको हम पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं। बोले बात सही है? क्या बोलते हैं? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, इनको पोस्ट ओव्यूलेटरी की फेज क्यों बोला? ओव्यूलेशन के बाद आ रही, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, इनको हम क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम परसिस्ट कर रहा रहता है। बोले बात सही है? और ये किसके लिए? एटलीस्ट कितने मंथ के लिए परसिस्ट करता है? 3 मंथ के लिए। क्लियर। यानी मिनिमम 3 महीने के लिए क्या करता है हमारे पास? जब तक कार्पस ल्यूटियम में है तब तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल हार्मोन क्या होगा? हाई रहेगा। 3 महीने के बाद क्या होगा? अगर 3 महीने के बाद भी ना रहा, ठीक है, तब तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? प्लेसेंटा का। जो काम अब कार्पस ल्यूटियम कर रही थी, अब वो काम कौन करेगा? प्लेसेंटा करेगा। यानी प्लेसेंटा आल्सो सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, समझ आई बात? यानी हमारे पास इनको हम प्रोजेस्टेरोजेनिक फेज भी बोलते हैं।
क्लियर। अब यहाँ पे क्या बनता है कि फॉर्मेशन कार्पस लुटियम बन गया, ठीक है। अब कार्पस लुटियम जो है, क्लियर, ये क्या करता है, सिक्रीट करता है, इसलिए इनको हम सिक्रीटरी फेज भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम सिक्रीटरी फेज भी बोलते हैं। देख रहे हो कितने नाम है। यहाँ पे सिक्रीशन होता है फ्लूइड का, ठीक है। किसका होता है बताइए, फ्लूइड का सिक्रीशन होता है, इसलिए इनको हम सिक्रीटरी फेज भी बोलते हैं। क्लियर। प्रोजेस्टेरॉन जब तक निकल रहा है तब तक तो ये बना है, क्लियर। अब इसी दौरान अगर स्पर्म की एंट्री हो गई तो क्या होगा, ये कार्पस लुटियम परसिस्ट कर जाएगा, और जो ल्यूटियल फेज थे जो 14 डेज के थे, अब कितने दिन के हो जाएंगे, लगभग 3 मंथ टू 9 मंथ। बोली बात सही है। यानी ये जो पीरियड चल रहे हैं, ये जो फेजेस चल रहे हैं, ये लॉन्गेस्ट फेज कहलाते हैं। बोली बात सही है। अगर आपसे कोई पूछेगा लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, तो कौन सा बताएंगे, शॉर्टेस्ट फेज। समझ आई बात, इसलिए इनको हम लॉन्गेस्ट फेज भी बोलते हैं। क्लियर। चलिए, सेकेंडरी ओसाइट निकला कब, मिड डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, मिड डे में, क्लियर, 14 डेज पे आया। यहाँ पे अगर इस दौरान, किसके दौरान, ल्यूटियल फेज के दौरान अगर एंट्री हो गई स्पर्म की, तो ये ल्यूटियल फेज बना रहेगा, नहीं तो अब क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और सडन क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का लेवल बहुत ही डाउन हो जाता है, सडन फॉल हो जाता है, ठीक है। अब जब सडन फॉल होगा तो जाहिर सी बात है कौन सा पीरियड स्टार्ट होगा, यानी 28th डेज पे, 28वें दिन पे, क्लियर, किस दिन पे, 28वें दिन पे किसका लेवल हार्मोन का बहुत ही कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का, ठीक है। यानी यहां पर प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का जो लेवल है, अचानक गिरता चला गया, ठीक है। जब डिक्रीज करता हो गया, अब क्या होगा, जितने भी इंडोमेट्रियम की वॉल तैयार थी अब क्या हो जाएंगी, ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। तो यानी ये ब्रेक करती है, ब्रेक करेगा किसको बताइए, इंडोमेट्रियम वॉल को। किसको ब्रेक करती है, इंडोमेट्रियम वॉल को ब्रेक करती है, ठीक है। और यही क्या कराती है, ब्लीडिंग कराती है, क्लियर। यानी कई बार हमें ऐसा भी सुनने को आता है कि ब्लीडिंग का कौन सा दिन चल रहा है, क्लियर। कई बार मेंस्ट्रुअल फेजेस जो चलती हैं वो पहले दिन से स्टार्ट हो जाती हैं, बट ब्लीडिंग हो सकता है तीसरे दिन आती है, हो सकता है चौथे दिन आती है, या दूसरे दिन आती है। समझ आ रही बात। यानी हमारे पास हो सकता है ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो गई हो, ब्लीडिंग अपीयरेंस कब होता है, हो सकता है दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, इस तरीके से, इसलिए 3 to 5 डेज लिखा गया है, क्लियर। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या है, जब तक लेवल इसका हार्मोन का हाई रहेगा तब तक प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी, ठीक है। इसीलिए प्रेगनेंसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई हार्मोन है तो कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का अगर हार्मोन का लेवल अगर डाउन हुआ तो गारंटी है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्रेक हो जाएगी और पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। अगर ये मेंटेन रहा तो ये पीरियड नहीं आएगा। यानी मेंस्ट्रुअल फेज जो होती है वो किसका रिजल्ट है, अनफर्टिलाइज्ड एग का। बोली बात सही है। यानी ये किसका रिजल्ट है बताइए, ये रिजल्ट ऑफ किसका है बताइए, अनफर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन ना हुआ तब आया, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया होता तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फेजेस ना चलती। अगर हम पहले मेंस्ट्रुअल फेज पढ़ा दिए होते तो ये सब तो पढ़ाने का कोई मतलब ही ना होता, क्लियर। इसीलिए ये कहानी स्टार्ट हुई, फिर इसके बाद मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट आया लास्ट में, क्लियर। यानी अगर पीरियड्स आ गए, स्टार्ट हो गए, ठीक है, यानी मेंस्ट्रुअल फेज आ गया, ब्लीडिंग फेज दिखाई दी, तो समझ जाइए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। समझ आई बात। और अगर ना आया तो समझ जाइए फर्टिलाइजेशन हो गया। समझ आई बात। तो ये किसका है, रिजल्ट ऑफ अनफर्टिलाइजेशन है, क्लियर। जल्दी करिए।
क्लियर। फर्स्ट हेडिंग क्या है हमारे पास, प्रोलिफरेटिव फेज। चलिए बताइए, आल्सो कॉल्ड एज, जल्दी जल्दी लिखिए, आल्सो कॉल्ड एज, आल्सो कॉल्ड एज प्री ओव्यूलेटरी फेज, आल्सो कॉल्ड एज प्री ओव्यूलेटरी फेज, आल्सो कॉल्ड एज प्री ओव्यूलेटरी फेज। क्यों? दैट इज क्यों बोला गया है? अरे बोलिए, ये कब आता है? ओव्यूलेशन से पहले। दैट इज क्लियर, बिफोर ओव्यूलेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, आल्सो कॉल्ड एज, इनको क्या बोला गया है? फॉलिकुलर फेज। क्लियर, क्या बोला गया है? फॉलिकुलर फेज। क्यों बोला गया फॉलिकुलर फेज? एफएसएच का लेवल क्या होता है? बहुत ही हाई होता है। ठीक है, तो लिखेंगे सिक्रीशन ऑफ एफएसएच स्टिमुलेट, सिक्रीशन ऑफ एफएसएच स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स। क्लियर, फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, इनको हम एस्ट्रोजेनिक फेज क्यों बोला? क्योंकि एस्ट्रोजन का भी हार्मोन का लेवल हाई होता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, एस्ट्रोजेनिक फेज दैट इज एस्ट्रोजेनिक फेज दैट इज secretion of estrogen stimulate proliferation of endometrium wall। endometrium wall, समझ में आई बात है? अरे बोलिए, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये कब तक चलता रहेगा? जब तक ग्रेफिन फॉलिकल्स नहीं बन जाते। ठीक है, लिखेंगे इट विल बी कंटिन्यू टिल ग्रेफियन फॉलिकल्स फॉर्म्ड इन ओवरी। ग्रेफियन फॉलिकल्स फॉर्म्ड इन ओवरी, जब तक ओवरी के अंदर क्या नहीं हो जाता, ग्रेफिन फॉलिकल्स बन नहीं जाता, तब तक ये चलता रहेगा कार्यक्रम। क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में हमारे पास लिखेंगे इट appears because of increased level of LH। किस हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है? LH। ये भी बात याद रखिएगा, हार्मोन तो चारों होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, LH और FSH, बट किसी का अमाउंट ज्यादा होता है, किसी का सिक्रेशन कम होता है, बस यही बात याद रखना है। क्लियर। ऐसा नहीं कि जब ओव्यूलेटरी फेज चल रहा है तो FSH नहीं निकलेगा, निकलेगा, बट एज कंपेयर टू LH FSH कम निकलेगा। क्लियर। दूसरा पॉइंट लिखते हैं हमारे पास, क्या लिखे हैं? बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड लेवल ऑफ LH which causes ovulation of mature Graafian follicles that is released of क्या? secondary oocyte
दैट इज रिलीज्ड ऑफ सेकेंडरी oocyte कहाँ? सेकेंडरी oocyte कहाँ रिलीज होता था? सिलोमिक कैविटी में। सिलोमिक कैविटी के अंदर कहाँ जाता था? फिलोपियन ट्यूब में। फिलोपियन ट्यूब में जाकर के कहाँ पे आता था? एम्पुला में। अब इंतजार किसका करता था? हाँ भाई, शहजादे साहब का इंतजार करता था। ठीक है, तुम लोग यही याद रखे रहो। तो लिखेंगे हमारे पास, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे ये क्या होते हैं हमारे पास? हाईली वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं? हाईली वेरिएबल। लिख लीजिए हाईली वेरिएबल। क्यों बोला हाईली वेरिएबल? क्या सब में फिक्स है? 14 दिन पे ही आते हैं? नहीं, ठीक है, किसी में 16, किसी में 18, किसी में 20, ऐसे डिपेंड करता है कि उनका क्या पीरियड कैसा है, मेंस्ट्रुअल पीरियड कैसा है। बोली बात सही है? अलग अलग जो लोगों का अलग अलग आता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, इट अकर्स यूजुअली। यूजुअली बोल रहे हैं, ठीक है? इट अकर्स यूजुअली मिड डे ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। मिड डे ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। मिड डे ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। मिड डे ऑफ नॉर्मल menstrual cycle, that is 14th days of menstrual cycle। बोली बात सही है? 14th days पे आता है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास ल्यूटियल फेज। थर्ड आता है हमारे पास क्या? ल्यूटियल फेज। चलिए, किस किस नाम से जाना जाता है? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, प्रोजेस्टोजेनिक फेज, सेक्रेटरी फेज। तीनों के बारे में लिख लेंगे। आल्सो कॉल्ड एज, तीनों बातें, पोस्ट, प्रोजेस्टोजेनिक, सेक्रेटरी फेज। किस किस नाम से जाना गया बताइए? ल्यूटियल फेज। क्लियर? चलिए, ल्यूटियल फेज के बारे में क्या बताया गया आपको कि ये एक तरीके का लॉन्गेस्ट फेज है। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे लॉन्गेस्ट फेज। लॉन्गेस्ट फेज। दूसरा पॉइंट, स्टार्ट विद फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। स्टार्ट विद फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। स्टार्ट विद फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इन्फ्लुएंस्ड बाय। किस हार्मोन से इन्फ्लुएंस्ड होता है? इन्फ्लुएंस्ड बाय LH। ठीक है, LH एंड FSH दोनों है, बट किसका हार्मोन का लेवल हाई है? LH का। समझ बात? सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट, क्या सिक्रीट कर रहा है? अरे बोलिए, सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, एंड कॉजेज ठीक है, एंड कॉजेज। अब सुनते हैं, हमने ये कहा कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है, ये किसकी तरह काम करता है बताइए? इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता था। अरे बोलिए, इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है तो कुछ न कुछ हार्मोन का सिक्रीशन करता था। इस हार्मोन का नाम क्या होता था बताइए? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करता था। बोलिए बस, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के फंक्शन दो हैं।
कितने फंक्शन है इनके बताइए? इनके दो फंक्शन है। दोनों फंक्शन के बारे में ध्यान से सुनते हैं। क्लियर? पहला फंक्शन इनका क्या करता है, ये इनहिबिट करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को। किसको इनहिबिट करता है? यूट्रस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसको इनहिबिट करता है। अब जब यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे स्मूथ मसल्स के अंदर, तो क्या इम्प्लांटेशन बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए? अरे बोलिए, यानी प्रेगनेंसी को फीड वो करना हमारे पास आसान हो जाएगा, लीड करना। क्लियर? तो लिखेंगे इट इनहिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये इनहिबिट कराता है, इनहिबिट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इन मायोमेट्रियम के अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है? इनहिबिट करता है। ठीक है, चलिए दूसरी बातें बताइए, इनका दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा फंक्शन, ये सिक्रेटरी फेज क्यों बोला गया था? ये स्टिमुलेट करती है ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम टू रिलीज सिक्रीशन और लाइक फ्लूइड, उसको म्यूकस फ्लूइड कहते थे। क्लियर? तो लिखेंगे हमारे पास स्टिमुलेट सेक्रेटरी सेल्स ऑफ, ये क्या करती है? स्टिमुलेट करती है सेक्रेटरी सेल्स, या इसी को हम ग्लैंडुलर सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ endometrium wall to release mucus fluid। तीसरा फंक्शन क्या करता है? ये प्रिपेयर करता है किसको? यूट्रस को। किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, प्रिपेयर फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को क्या कर रहा है? प्रिपेयर कर रहा है। कब? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बोले बात सही है? क्लियर? अब आप बताइए, जब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो ये जो प्रिपेयर हो रहा था अब क्या हो जाएगा? टूट टूट करके गिरने लगेगा। बोली बात सही है? तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन, बाहर निकला ये फंक्शन से बाहर। अब ठीक है, जनरल पॉइंट स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो, ठीक है, इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन, केस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम persist and luteal phase continue। ल्यूटियल फेज क्या हो जाएगा बताइए? कंटिन्यू चलता रहेगा। ल्यूटियल फेज कंटिन्यू, दैट इज नो मेंस्ट्रुअल फेज। बोले बात सही है? मेंस्ट्रुअल फेज नहीं आएगा, दैट इज नो मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात नहीं कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल फेज नहीं चलेगा, ब्लीडिंग फेज नहीं आएगी। बोली बात सही है? अगर फर्टिलाइजेशन ना हुआ तो क्या होगा? अरे बोलिए, फर्टिलाइजेशन अगर ना हुआ तो जितना प्रिपेयर था सब टूट टूट करके गिरने लगेगा। ठीक है, तो लिखेंगे इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट
takes place, then क्या होगा, menstrual phase appear, बोली बात सही है, then menstrual phase appear, तब menstrual phase क्या होगा, appear होगा, क्लियर। अब एक पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फेज क्या आएगा हमारा, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, हेडिंग डालते हैं हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में लिखेंगे ब्लीडिंग फेज, इनको किस नाम से जानते हैं, ब्लीडिंग फेज के नाम से जानते हैं, ब्लीडिंग फेज, क्लियर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे रिजल्ट्स ऑफ अनफर्टिलाइजेशन ऑफ एग, एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ अनफर्टिलाइजेशन ऑफ एग, क्लियर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट, कॉर्पस लूटियम क्या हो जाएंगे बताइए, डीजेनरेट होंगे। ध्यान सुनते हैं, ये जो आपको कॉर्पस लूटियम बताया गया है, क्लियर, वो डीजेनरेट हो करके कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, डीजेनरेट होकर के किस में कन्वर्ट होता है, कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होता है। और कार्पस एल्बिकेंस जैसे जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का लेवल जो होता है, कॉर्पस लूटियम ही नहीं रहा तो प्रोजेस्टेरॉन रहेगा क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर डिक्रीज कर गया तो क्या होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, इनहिबिट कर रहा था ना भाई, ठीक है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हार्मोन का डिक्रीज किया तो इंक्रीज कराता है, ये क्या, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ रही बात, जब यूट्राइन मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, रिजल्ट्स इनटू 3 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट, अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने लगेगा तो सबसे पहला क्या होगा, यहाँ पर जो प्रोलिफरेशन हुआ था इंडोमेट्रियम वॉल, वो क्या हो जाएंगी, डैमेज होंगी, बोली बात सही है, डैमेज ऑफ इंडोमेट्रियम, बोली बात सही है, इसी को हम बोलते हैं ब्लड वीपिंग ऑफ यूट्रस, खून के आंसू रोती है बेचारी, क्लियर। दूसरा, डिस्चार्ज हो जाता है किसका, डिस्चार्ज ऑफ जो म्यूकस आपको बताया गया था फ्लूइड, वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज, इंडोमेट्रियम वॉल सीक्रेट की थी कुछ म्यूकस फ्लूइड, वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, क्लियर। दूसरा पॉइंट, रिलीज ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग, या मैं सेकेंडरी oocyte बोल दूं क्या, बोलिए, अरे सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ना, ठीक है, थ्रू किसके थ्रू, वजाइना के थ्रू, ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस फ्लूइड, क्लियर। अब सुनते हैं, यहां पे रिलीज भी होता है यूटेराइन फ्लूइड, कौन सी फ्लूइड बताइए, यूटेराइन फ्लूइड क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है,
यूट्राइन फ्लूइड जो रिलीज हुआ, ये इनमें क्या निकला? ब्लड निकला। चलिए, जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लड निकलता है ब्लीडिंग फेज के दौरान 3 to 4 ml निकलता है हिस्सा। क्लियर? कितने ml? 3 to 4 ml निकलता है। आप हमें बताइए, ये ब्लड क्लॉट करता है या नहीं करता? सुनते ध्यान से। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान निकलने वाले जितने भी ब्लड होते हैं मेंस्ट्रुअल फेज में, क्लियर, वो ब्लड क्लॉट नहीं करता। क्लियर? क्यों? उनके पास प्रेजेंट होती है प्लाज्मिन, एक प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन? और एक पाई जाती है फाइब्रिनोलाइसिन। ठीक है? फाइब्रिनोलाइसिन क्या करता है? जो भी क्लॉटिंग फैक्टर थे फाइब्रिन, ठीक है, उसको ब्रेक कर लेती है। अरे फाइब्रिन बनता था क्लॉटिंग के दौरान, सबसे लास्ट रिजल्ट में वो फाइबर को क्या कर देता है, हमारे पास तोड़ देता है क्लॉटिंग फाइबर को, तो क्लॉट ही नहीं होने देगा। क्लियर? तो लिखेंगे, नोट डाल करके लिखेंगे, मेंस्ट्रुअल ब्लड डू नॉट क्लॉट, क्लॉट नहीं करता। ठीक है? मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है वो क्लॉट नहीं करता। डू नॉट क्या कर रहा है? क्लॉट, क्लॉट नहीं करता। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिन फाइब्रिनोलाइसिन। प्लाज्मिन और फाइब्रिनोलाइसिन पाई जाती है, दो चीजें, इसी की वजह से ये क्लॉट नहीं करता। क्लियर? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिनोलाइसिन और प्लाज्मिन। क्लियर? चलिए, अगर किसी भी महिला में मेंस्ट्रुअल फेज नहीं आया, अभी तो मेंस्ट्रुअल फेज ही चल रहा है ना, इसका मतलब क्या मानेंगे? ठीक है, एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। क्लियर? बट ये हमेशा सही बात है नहीं है। क्लियर? अगर किसी में मेंस्ट्रुअल फेज अगर अब्सेंट हो गया तो ये मान चलते हैं कि हमें मेंस्ट्रुअल फेज के जितने भी ल्यूटियल फेज के दौरान स्पर्म की एंट्री नहीं हुई, और एंट्री न होने की वजह से स्पर्म हमारे पास नहीं आए, तो ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो गई। क्लियर? एक बात याद रखना है हमें कि ब्लीडिंग फेज जब भी नहीं आ रही है उसके एक ही वजह नहीं हो सकते, अनफर्टिलाइजेशन ऑफ एक ही नहीं हो सकता है। क्लियर? कई सारे रीजन भी हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि पुअर अगर डाइट है उनकी, ठीक है, यानी खान पीन अगर सही नहीं है तो मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान जो मेंस्ट्रुअल फेज होते हैं, ब्लीडिंग फेज, वो सही तरीके से नहीं आते। क्लियर? यानी सबसे अच्छी बात ये है जंक फूड वगैरह अवॉइड, लड़कियों का तो फेवरेट होता है, जब तक खाएंगे नहीं तब तक तो चलेगा नहीं। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास एनीमिक पर्सन को, ठीक है, यानी अगर कोई भी पर्सन अगर एनीमिया है उसको, ठीक है, तो ब्लड की कमी है उसको, तो ब्लीडिंग फेज मेंस्ट्रुअल फेज हो सकता है चले लेकिन दिखाई न दे। क्लियर? और कई बार ऐसा भी होता है कि दिखाई भी नहीं देगा और चलेगा भी नहीं, उस दौरान भी हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेजेस नहीं आते। क्लियर? और जब हाई स्ट्रेस कंडीशन होती है तब भी। क्लियर? किसी भी बात का टेंशन हो सकता है। ठीक है, चलिए लिखेंगे, रिलीज ऑफ मेंस्ट्रुअल, ऐसे लिखेंगे, absence of menstrual phase, absence of menstrual phase is the indicator of किसका इंडिकेटर है? किसी में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रहा है तो प्रेगनेंसी को इंडिकेट कर रहा है। बोली बात सही है? इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी, बट नॉट ऑलवेज, अरे बोलिए, बट नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, absence of menstrual cycle is the indicator of pregnancy but not always true
सेकेंड पॉइंट लिखेंगे अदर रीजन भी हो सकते हैं ना, अदर रीजन फॉर नो मेंस्ट्रुएशन, अदर रीजन फॉर नो मेंस्ट्रुएशन। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नहीं चल रही है तो अदर रीजन भी हो सकते हैं। पहला रीजन लिखेंगे पुअर डाइट, पहला रीजन लिखेंगे पुअर डाइट, एनीमिया, पुअर डाइट। दूसरा लिखेंगे एनीमिया। तीसरा रीजन लिखेंगे पुअर हेल्थ एंड हार्मोनल डिसबैलेंस, पुअर हेल्थ एंड हार्मोनल डिसबैलेंस। क्लियर। और चौथा लिख सकते हैं स्ट्रेस। चौथा क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेस। क्लियर। अब सुन लीजिए, अब हमारे पास दो तरीके के ग्राफ दिए गए हैं, हम आपको समझा रहे हैं। पहला ग्राफ हमारे पास एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का है। क्लियर। और दूसरा हमारे पास LH एंड FSH का है। क्लियर। अगर हम बात करते हैं कि किसी तरीके का हम क्या बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, हम दो ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं। दो ग्राफ हमने प्लॉट किया। हम मान चलते हैं यहाँ पे 28 डेज लिखा, इसका मिड हमने यहाँ पे 14 कर दिया। यहाँ पर हमने 14 कर दिया। क्लियर। यहाँ पे कितने दिन की साइकिल? 28 डेज। यहाँ पे हमने 14 कर दिया। क्लियर। अगर हम किसी एक ग्राफ की बात करें तो पहले हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये हमारे पास क्या है, ग्राफ का हमारे पास प्लॉट किया है। क्लियर। अगर हम बात करते हैं यहां से 1 से लेकर के 5वें दिन तक, कितने दिन तक, तो कौन सा फेज? मेंस्ट्रुअल फेज। क्लियर। इसके बाद यहां तक क्या है? प्रोलिफेरेटिव फेज। इस दौरान क्या होता है हमारे पास, कोई एक हार्मोन का लेवल हम बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे ये हार्मोन का लेवल बढ़ता चला जा रहा है और यहाँ पे बढ़ करके इतना हो गया। क्लियर। ये तो समझ जाइएगा, ये एस्ट्रोजन है, ये क्या है हमारे पास? एस्ट्रोजन है। क्लियर। फिर धीरे धीरे ये घटता होता जाता है, ये डिक्रीज होता चला जाता है, एस्ट्रोजन का है। अगर हम यहीं पे प्रोजेस्टेरॉन का बनाएं तो प्रोजेस्टेरॉन का यहाँ पे घटता रहता है, यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ता है और एक समय आता है इसको क्रॉस कर जाता है। क्लियर। यानी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल का हार्मोन 14 डेज के बाद लगभग 22 डेज के आसपास या 20 डेज के आसपास बढ़ रहा है। बोलिए बात सही है। फिर यहाँ पे अचानक सडन फॉल हो रहा है। क्लियर। तो ये किसका है हमारे पास? प्रोजेस्टेरॉन का। इतनी बातें समझ आई? यानी पहले एस्ट्रोजन का लेवल का हार्मोन हाई होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोलिफरेशन हो रहा है। बताइए सही है? अरे बोलो। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हार्मोन का बहुत ही कम है, एस्ट्रोजन का हाई है। क्लियर। इसलिए प्रोलिफरेटिव फेज को हमने क्या बोला था? एस्ट्रोजेनिक फेज। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल का हार्मोन बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे एस्ट्रोजन क्या है? ज्यादा है और यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा है। क्लियर। अब बात आती है LH और FSH की बात कर लें, LH एंड FSH की बात कर लें तो यहाँ पे LH का जो हार्मोन है, हार्मोन ऑफ क्या बोला था हमने इनको? हार्मोन ऑफ ओवल्यूशन बोला था। ओवल्यूटरी फेज के दौरान यहाँ पे इनका लेवल हार्मोन जो होता है वो बहुत ही पीक रीजन पे होगा। बोले बात सही है? एकदम पीक रीजन पे जाएगा। क्लियर। किस रीजन पे जाएगा? एकदम पीक रीजन पे। और यहाँ से उठता हुआ चलता जाएगा
ये पीक रीजन पे गया, ये क्या है अपना LH, एकदम पीक पे रहेगा 14 डेज पे, ठीक है। फिर धीरे 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 ये क्या होगा, घटता चला जाएगा। क्लियर। अगर हम किसकी बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, FSH की, तो FSH में हमारे पास यहां से लेकर के 14 डेज पर यहाँ पे 5, यहाँ पे प्रोलिफरेटिव फेज है। क्लियर। यहां से यहां तक क्या है, ल्यूटियल फेज है, और ये वाला ओव्यूलेटरी फेज है। क्लियर। ये वाला ओव्यूलेटरी फेज है, यहां से यहां तक ल्यूटियल फेज है। क्लियर। अब बात आती है हमारे पास किसकी, FSH की। FSH को हमने क्या बोला था, बताइए, फॉलिकुलर फेज भी। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, FSH जो इस तरीके से रह जाएगा और यहाँ पे धीरे 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 बढ़ेगा। क्लियर। और ये आगे चल करके यहाँ पे घटता चला जाएगा। क्लियर। ये हमारे पास क्या है, FSH। क्लियर। इधर क्या लिखे हमने, लेवल ऑफ हार्मोन, क्लियर, ये लेवल ऑफ हार्मोन है। चलिए कुछ टर्म्स हैं उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखते हैं, ध्यान सुनिए। एक आता है हमारे पास डिसएमिनोरिया, पहला हमारे पास है डिसएमिनोरिया। क्लियर। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो ब्लीडिंग फेज होती है, क्लियर, वो बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। क्यों पेनफुल होती है, अरे कभी कभी हमारे पास बहुत ज्यादा पेन होता है ना, क्लियर, ब्लीडिंग के दौरान वो असहनीय दर्द होता है कभी कभी। क्लियर। उसकी वजह, मेन वजह क्या हो सकता है, नॉन परफोरेटेड अगर हाइमेन है, ठीक है, पूरी तरीके से रेप्चर नहीं हुआ है, तो जो ब्लीड है हमारे पास, ठीक है, मेंस्ट्रुअल ब्लड है, वो जाकर के फंस जाता है कहाँ पे, हाइमेन के पास, वही पेन देता है हमें। क्लियर। तो यहाँ हमारे पास क्या है, पेनफुल ब्लीडिंग। ठीक है। लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन होती है, कहाँ पे होती है, लोअर एब्डोमेन में। अगर अपर एब्डोमेन में पेन हो रही है तो समझिए पेट दर्द कर रहा है आपका, स्टमक। दर्द दो तरीके के, एक लोअर एब्डोमेन है, एक अपर एब्डोमेन। अगर अपर एब्डोमेन में है तो इंटेस्टाइन और हमारे पास स्टमक वगैरह आ जाएंगे। लोअर एब्डोमेन में आते हैं तो समझ जाइए क्या हो रहा है, पीरियड्स के दौरान का दर्द है। क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है, एक होता है हमारे पास एमिनोरिया। एक होता है हमारे पास एमिनोरिया। एमिनोरिया का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंट हो जाना। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास मीनोरेजिया। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मीनोरेजिया। मीनोरेजिया क्या है, जब ब्लीडिंग के दौरान हमारे पास नॉर्मल जितना भी ब्लड होते हैं, नॉर्मल ब्लड कितना हमने बताया था, 3 to 4 ml। कितना ब्लड बताइए, 3 to 4 ml ब्लड, इतना ब्लड निकलता है। अगर उससे ज्यादा निकलने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है। क्या हो रही है बताइए, एक्सेसिव ब्लीडिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, मीनोरेजिया। क्लियर। तो यानी हमारे पास एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, अगर कैसे ब्लीडिंग हो रही है बताइए, अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो क्या बोला जाएगा इनको, मीनोरेजिया। क्लियर। कई बार पीरियड्स चल रहे होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज चल रहे हैं, बट हमें दिखाई नहीं देते, नजर नहीं आती, अपीयर नहीं होते। क्लियर। ब्लड ही नहीं निकलता, मेट्रोरेजिया। रुकिए, मेट्रोरेजिया अलग है,
मेट्रोरेजिया का मतलब होता है हमारे पास, क्लियर, कि बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहे हैं, ठीक है। यानी जो मेंस्ट्रुअल फेजेस है, जो ब्लीडिंग है, 1-2 दिन के लिए आया चला गया, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास जो होता है ब्लीडिंग फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, क्लियर, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आ रही है, तो क्या बोला जाएगा इनको, मेट्रोरेजिया, क्लियर हो गया। एक पॉइंट और समझ लेते हैं, एक आता है हमारे पास क्रिप्टोएमिनोरिया। क्रिप्टोएमिनोरिया, क्रिप्टो का मतलब क्या समझते हैं, हिडन, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आया पता ही नहीं चला, क्यों, क्योंकि ब्लीडिंग फेज नजर ही नहीं आया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कई बार हिडन मेंस्ट्रुअल साइकिल फेजेस, क्लियर। यानी हमने क्या बताया, जो ब्लीडिंग फेज है इज नॉट अपीयर, ब्लीडिंग फेज हमें नजर नहीं आती, ठीक है। चलिए सुन ध्यान से, जो सर्वाइविलिटी होती है ऑफ जो स्पर्म है, ठीक है, कितने दिन की होती है, 4 डेज की, लगभग 4 दिन की होती है, ठीक है। यही अगर सर्वाइबिलिटी की बात करेंगे ऑफ ओवम की, कितने दिन की होती है बताइए, 2 डेज की होती है, क्लियर। 2 बातें समझनी है, एक सेफ पीरियड समझना है, एक रिस्क पीरियड समझना है, क्लियर। हम कब सेक्सुअल इंटरकोर्स करें कि हम सेफ रहें, फर्टिलाइजेशन ना हो, क्लियर, या फिर हम कब सेक्सुअल इंटरकोर्स करें जिसमें हमें चांसेस होती हैं बच्चे पैदा होने की, दोनों के लिए अलग अलग चीज है ना। यानी सेफ पीरियड किसके लिए है, ठीक है, जो शादीशुदा नहीं है, ठीक है, बट जिसका अगर शादी हो गया है, वो अगर उनको कपल को अगर बच्चे नहीं पैदा हो रहे तो वो उसी टाइम इंटरवल में करेंगे तो हो सकता है रिस्क बन जाए कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, क्लियर। तो हम सेफ पीरियड और रिस्क पीरियड समझाना चाह रहे हैं, ध्यान सुनते हैं। ये हमारा एक साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये हमारे पास 28 डेज का, ये हमारे पास 14 डेज का, ये 7 डेज का, ये 21 डेज, एक नॉर्मल हमने बनाया, क्लियर। हमने ये कहा कि यहां से लेकर के यहां तक, कहां से लेकर के, यहां से लेकर के यहां तक हम मान चलते हैं क्या था हमारे पास, ये मेंस्ट्रुअल फेज था, कितने दिन का, 3 to 5 डेज, बोलिए बात सही है। सुनते रहिएगा ध्यान से, आपको सब समझ में आएगा। यहां से लेकर के अगर हम बात करते हैं कहां तक बताइए, 13 डेज तक, बोलिए बात सही है। यहां से लेकर के यहां तक हमारे पास क्या है, प्रोलिफरेटिव फेज, कितने दिन का, 8 to 12 डेज, क्लियर। ये हमारे पास ओव्यूलेटरी फेज, कितने दिन का, 1 दिन का। बाकी यहां से लेकर के यहां तक की बात कर लीजिए, ठीक है, यहां से यहां तक, इनको हम क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज, जो कि ठीक। सेफ पीरियड क्या होता है हम आपको समझाना चाह रहे हैं। अगर हम सेफ पीरियड क्या है और रिस्क पीरियड क्या है, और रिस्क पीरियड क्या है, रिस्क पीरियड वो पीरियड है जहां पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या होते हैं, चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, बोलिए क्या होता है, हाई होता है, क्लियर। कब करें, याद रखना है, मिड प्री ओव्यूलेटरी से लेकर के मिड पोस्ट ओव्यूलेटरी के फेज में जब भी हम फर्टिलाइजेशन करते हैं, क्या बोला,
मिड यहां से लेकर के पीला वाला देखिए ध्यान से, इस पीले वाले को ध्यान से देखिए, ये इसको हमने प्री ओव्यूलेटरी फेज बोला भी तो था, ओव्यूलेशन से पहले आ रहा था, इनको हमने क्या बोला है, प्री ओव्यूलेटरी, ठीक है। और इसका मिड डे, मिड डे इसका क्या आएगा, यहां से लेकर के यहां तक का मिड डे लगभग लगभग हमारे पास अगर ये 13 12 टू ये क्या है 8 यानी 10 डेज के आसपास आएगा, एवरेज मिलाएंगे तो मान चलते हैं यहाँ पे 10 डेज यहाँ पे आया 10वां दिन, क्लियर, अरे बोलिए बात सही है। 10वें दिन अगर किसी भी एंट्री हो गई स्पर्म की, ठीक है, तब से लेकर के कब तक हमारे पास, कब तक, मिड डे ऑफ पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, क्लियर। इसका मिड डे हमारे पास यहां पे लगभग आएगा, क्लियर, यानी यहां पे अगर आया तब क्या होगा, तो इसका मिड डे क्या होगा हमारे पास, इनका 14 से लेकर के 28 डेज, इसका मिड डे क्या आएगा लगभग लगभग, अरे बोलिए 14 से लेकर के 28 तक जाना है तो 21 डेज के आसपास आएगा, यानी इसका मिड डे तो यही आएगा ना, इसको हम बोलते हैं मिड पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। इस बीच में अब चाहे जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे हाईली चांसेस होता है किसका, फर्टिलाइजेशन का, क्लियर। कैसे, हमने सेफ पीरियड किसका बताया, स्पर्म का 14 डेज, सॉरी 4 डेज, ठीक है। 4 डेज अगर इसका बताया है, अगर यहाँ पे 10वें दिन भी एंट्री हो गई स्पर्म की तो 14वें दिन पे क्या निकल रहा है, सेकेंडरी ओसाइट निकल रहा है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चलिए वो भी बात छोड़िए। अगर 14 डेज पे निकला मतलब स्पर्म हमारे पास इस दिन फर्टिलाइज होने वाले नहीं है, इस दिन हमने सिक्रीशन किया, ठीक है। स्पर्म की एंट्री कहाँ पे हुई, 14 डेज पे हुई, लक बाई चांस, ठीक है, तब भी ये 4 दिन तक आगे जिंदा रह सकते हैं, क्लियर। तो इंटर कर चुके हैं कहाँ पे, ये पोस्ट ओव्यूलेटरी में। अगर उसके 2 दिन बाद भी अगर ओवम आ रहा है, यह हाईली वेरिएबल है ना भाई, बोलिए बस ये 2 दिन बाद भी अगर आ रहा है तो 14 6 20 हो गया, 20वें दिन भी अगर हमारे पास ओवम आया तभी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्यों कि सर्वाइबिलिटी ये है, फर्टिलाइजेबिलिटी जो होती है 24 आवर से लेकर के 48 आवर की होती है, जिंदा रहने की बात अलग है, फर्टिलाइजेशन की बात अलग है, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये यहाँ पे भी आया स्पर्म की एंट्री हुई तभी ये आगे चल करके फर्टिलाइज हो जाएगा, क्लियर। ये लक फैक्टर की बात है, यानी इसके बीच में अगर हम करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स तो हाईली चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के, क्लियर। इसीलिए सबसे ज्यादा अगर हाई रिस्क पूछा जाएगा तो 14 to 28 डेज नहीं लिखेंगे, वो भी नहीं लिखते हैं, 10 to 17 डेज लिखते हैं हम लोग। कितने दिन लिखते हैं, 10 to 17 डेज। क्यों लिखते हैं, अगर 10वें दिन एंट्री हुई स्पर्म की और मान चलते हैं कि 1 दिन बाद ओवम आया, तभी तो यहाँ इसके 2 दिन बाद क्या होगा, ओवम जिंदा रह सकता है ना। अगर 15वें दिन भी ओवम निकल रहा है तो 15 + 2 कितना, ठीक है 17 दिन तक। इसलिए साफ साफ जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाएंगे सारी बातें आएंगी, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 to 17 डेज के बीच में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं 100% लिख करके ले लीजिए, 9 महीने बाद बाजा बजेगा। समझ आई बात। इसके बाद वाला थोड़ा बहुत चांसेस कम है, बट इनके बीच में 10 to 17 डेज के बीच में 100% लिख करके देता हूं, हो जाएगा। अब आप ये कहोगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन लक बाई चांस होता है, ये किसी को भी नहीं पता चलता, समझे बात। तो यहाँ पे कभी भी कैलकुलेट करके आप कैलेंडर मेथड से मत करिएगा सेक्सुअल इंटरकोर्स कि चलो आज कैलेंडर में 17 तारीख है तब करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता, समझ बात। ये लक बाई चांस है। हाँ आपको ये है कि अगर बच्चे कभी कभी नहीं होते किसी को पैदा, ठीक है, ये भी बात याद रखना है। इनफर्टाइल कपल हम किसे कहेंगे, ठीक है, इनफर्टाइल कपल हम उसको कहते हैं जब कोई भी कपल 2 साल 4 साल तक एक साथ रह रहा है, एक ही हैबिटेट में रह रहा है, ठीक है, और अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है, उसके बावजूद भी अगर बच्चे नहीं पैदा हो रहे तब इनफर्टाइल कहा जाएगा, समझ आएगा। कई लोग बीमारी अपना बताते हैं कि हमें बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, ठीक है, 2 साल से अपनी बीबी से मिले नहीं है तो कहां से बच्चे पैदा होंगे। इसलिए कंडीशन यही रखा जाता है, सिमिलर हैबिटेट्स में रहना जरूरी है, समझ आई बात। अब बात आती है हमारे पास क्या, ये हमारे पास कैसा है, रिस्क पीरियड है,
रिस्क पीरियड किसे कहेंगे बताइए? पीरियड बिटवीन, अरे चलिए, रिस्क पीरियड किसे कहेंगे? पीरियड बिटवीन, पीरियड बिटवीन, अरे आंख के अंधे बोल, प्री मिड, मिड प्री ओव्यूलेटरी से लेकर के मिड पोस्ट, मिड प्री ओव्यूलेटरी से लेकर के टू ओव्यूलेटरी नहीं, प्रोलिफरेटिव ना, क्लियर? मिड प्री ओव्यूलेटरी फेज से लेकर के मिड पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के पीरियड को क्या बोलते हैं? रिस्क पीरियड। समझ आई बात? चलिए, सेफ पीरियड क्या है? सेफ पीरियड क्या है भाई? अरे इसके बाद करो ही ना कर, कौन रोक रहा है? बोली बात सही है? बात समझ आई? यानी रिस्क पीरियड क्या है? पीरियड बिटवीन, बिटवीन किसके किसके बीच में बताइए? मिड पोस्ट ओव्यूलेटरी टू मिड प्री ओव्यूलेटरी फेज। बोली बात सही है? पोस्ट के बाद प्री से पहले मिड में करिए, सेफ रहेंगे। प्री और पोस्ट के बीच में रहेंगे तो रिस्क है। क्लियर? अरे इसमें पहले ये आ रहा है तब ये आ रहा है, रिस्क में ये आ रहा है पहले फिर ये आ रहा है। समझ आ रही बात? अब इसका मतलब ये नहीं कि इनके इनके बीच में ही करना। क्लियर? कई जगह पे एकदम एकदम साफ सुथरा लिखते हैं आफ्टर मिड पोस्ट ओव्यूलेटरी। बोली बात सही है? अरे बात सही है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के बाद और प्री के पहले। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा था पीवाईक्यू में, आपको एक जरूर मिलेगा। अगर एक 35 साल की महिला है, ठीक है, हाँ 35, क्लियर? तो 35 ईयर की अगर एक महिला है, ठीक है, 35 ईयर की एक फीमेल है, वो उसके रिप्रोडक्टिव पीरियड में उसने 2 बच्चे पैदा किए। कितने बच्चे पैदा हुए? 2 बच्चे पैदा किए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ओवा। ओवा की वैल्यू बताइए। ओवा क्या है? पहले तो ये तो समझो, सेकेंडरी ओसाइट ही ओवा है। बस वही तो आंसर है, 300 to 400। क्लियर? एग की बात नहीं है, यही बात तो मैं समझाने की कोशिश किया। क्लियर? कहानी कुछ और दे रहा है, पूछ कुछ और रहा है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना है। पीवाईक्यू में ऐसे मिलेंगे कई सारे। क्लियर? तो ये सब कहानी आप देख लीजिएगा। क्लियर? पीवाईक्यू में